जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने 2 क्लासेस आपको करंट अफेयर और जीके की पढ़ाई थी, उसमें देखा कि ऑनलाइन थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो रही थी, बोल रहे थे कि कुछ राइटिंग इशू हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो आज मैं रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपको करंट अफेयर और जीके की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो बताइएगा। साथ ही आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम IPCA। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IPCA पूछा जा सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर में पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो IPCA का मतलब है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दोस्तों, साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में शुरुआत होती है, वो होती है 9 अप्रैल 2023 को। PM मोदी जी जब टाइगर प्रोजेक्ट की 50वीं वर्षगांठ मनाते हैं, उस समय उन्होंने इस बात की घोषणा किया था कि जल्द से जल्द ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन होना चाहिए। इसके तहत दोस्तों संभावना व्यक्त किया और 17 जून 2025 को IPCA के लिए एक महासभा का आयोजन होता है, जिसमें 27 देश शिरकत करते हैं और साथ ही इसके बारे में 7 जो हमारी बिग कैट है उनके बारे में चिंता जाहिर करते हैं। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में जब बिग कैट अलायंस की महासभा हुई तो उस महासभा को किसने संबोधित किया था या उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इसके अध्यक्ष उस समय भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट यानी पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने इसको संबोधित किया था। साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर किया था कि 7 ये कौन सी बिल्लियां हैं इनके बारे में सोचा जा रहा है। तो पहला है लायन, दूसरा है टाइगर, तीसरा है लियोपार्ड, चौथा स्नो लियोपार्ड, 5वीं है चीता, 6वीं है जगुआर और 7वीं है पूमा, जिसको माउंटेन लायन भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपसे छोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और बड़े एग्जाम में दिया जा सकता है। इसमें से कोई 4 बिग कैट उठा के एक दूसरी बिग कैट डाल दी जाएगी, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा इस IPCA का हिस्सा नहीं है। साथ ही 2 करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि जून 2025 में किसकी अध्यक्षता किसने किया था या कब हुआ था। तो इस तरह से IPCA बहुत ही इंपॉर्टेंट था 2025 के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं। उसी के साथ ही दोस्तों यहां पे देखिए अगला है जो ये है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अगला फिर फुल फॉर्म पे शुरू करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना के बारे में 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जब COP21 होती है तो वहां पे पेरिस यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के PM मोदी जी के द्वारा इसके ऊपर डिस्कशन होता है और ISA के लिए गठबंधन के बात करके उन्होंने इसकी स्थापना की। साथ ही दोस्तों देखें 2024 और से 26 तक के लिए 2024 और 26 के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। साथ ही 2024 से 26 तक को अध्यक्षता यानी सह अध्यक्षता फ्रांस को मिली है। तो दोस्तों
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। साथ ही अभी तक इसमें 120 देश फ्रेमवर्क लोगों में साइन कर दिया है। साथ ही आप सभी पूछा जा सकता है कि ISA का नवीनतम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम साझेदार देश कौन सा बना है? तो दोस्तों 101 नंबर का नेपाल बना है। आगे दोस्तों देखते हैं अगला। देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि ट्रम्प अपने पागलपन के लिए बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो भारत के ऊपर टैरिफ का लादना हो या कुछ है। इसी तरह से उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहां पे चांदी का उत्पादन बहुत मात्रा में होता था, उसका नाम बदलकर इन्होंने इसका नाम रख दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। पहला चेंजमेंट। दूसरा दोस्तों, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम था डेनाली, उसका भी नाम बदलकर इन्होंने माउंट मैकिले कर दिया है। तो ये उनका ये दूसरा पागलपन है, जिस तरह से कहा जाएगा कि लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटना करते हैं जो चर्चा में रहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ये एक कैरिबियाई कंट्री है जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन होती है, जो कि खूब पूछा जाता है आप लोगों से। साथ ही वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं कंगालू। और यहाँ पे देखो जो ट्रिनिडाद है ये बड़ा द्वीप है और टोबैगो इसका छोटा द्वीप है। साथ ही दोस्तों इसका जो है वहां पे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो डॉलर चलती है करेंसी के उसमें। तो आपसे करेंसी एवं कैपिटल के बारे में भी ये पूछा जा सकता है। अब चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में दोस्तों इसलिए है कि 2024 में यहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आपातकाल इसलिए चर्चा में है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस पे ध्यान दें कि कैसे से क्या पूछा जा सकता है। और जो पूरा नाम है इनका क्रिस्टेना कालू कलाल, जो है आपके प्रेसिडेंट है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे डेनमार्क। डेनमार्क चर्चा में क्यों है? पहला पॉइंट तो ये है क्योंकि पशुपालन से निकलने वाले कार्बन पर इन्होंने टैक्स लगाया है, कार्बन पर टैक्स लगा दिया है। तो इसलिए डेनमार्क इस समय चर्चा में है। पहला देश बना है जो कि पशुपालन पे टैक्स लगा दिया है, जो भी उससे कार्बन निकलता है और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो कभी कभी पूछा जा सकता है पशुपालन में कौन सी गैस निकल सकती है? तो पशुपालन में मीथेन गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन गैस। और मीथेन गैस जैसा कि आपको पता है कि कभी कभी पूछा जाता है कीचड़ वाली खेती पे कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ भी मीथेन। जैसे धान की खेती में क्या होता है? मीथेन पाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से पहला देश बना है। और यहाँ पे इसका कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। तो दोस्तों नोट कर ले, अगर नोट करना है, कोपेनहेगन और डेनिश क्रोन, ये करेंसी है। ये आपको दोनों इसलिए बताते चलते हैं कि आगे चल के आपके सब्जेक्ट में कैपिटल एवं करेंसी काफी मात्रा में है, तो उनको याद करते चले। साथ ही दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स चर्चा में इसलिए है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो अगला देखिए 2025 सम्मेलन ब्रिक्स का ब्राजील में, कहां पे? रियो डी जेनेरो में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब ब्रिक्स बना था तो पहले इसके 4 मेन थे,
ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका आकर ज्वाइन हो जाता है। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि साझेदार देश यानी 9वें नंबर का साझेदार देश कौन सा बना है? तो बना है नामीबिया। साझेदार देश के अंतर्गत बनने वाला है नामीबिया। और अब तक इसमें लमसम 10 देश इसके सदस्य बन गए हैं। और पूछा जाता है कि 10वां देश कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। अगला ब्रिक्स कहां पर आयोजित होगा? तो अगला ब्रिक्स होगा भारत में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जब ये 10वां इंडोनेशिया बना था तो उसी समय एक देश में अर्जेंटीना ने भी अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था, पर इन्होंने इसको अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया, तो ये हट गया है। तो एग्जामों में भी पूछा जाता है ब्रिक्स का वो कौन सा देश है जो ब्रिक्स से अपना नाम वापस ले लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वाड कैंसर मानसून। जैसा कि आपको मतलब क्वाड पता है, तो क्वाड 4 देशों का समूह है। क्वाड QUAD। तो आपको ये 4 देश पता होना चाहिए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ये 4 इसके संस्थापक देश हैं। और चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, कहां पे? हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर मुक्त करना। तो दोस्तों हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारे इंडिया के मैप के अगर नीचे देखें तो हिंद महासागर है, और यही आगे जाके पैसिफिक महासागर में भी जाके मिलता है। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाकर उस क्षेत्र को कैंसर मुक्त बनाने की घोषणा इन्होंने किया है। अगला FATF, फुल फॉर्म को पूछा जाता है एग्जाम में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस्टेब्लिशमेंट पूछा जा सकता है आपसे 1989 में। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कहां है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। अब दोस्तों चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये है कि इसने मोनाको और वेनेजुएला को, एक तरफ लिखो मोनाको एवं वेनेजुएला को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। ग्रे लिस्ट में इन दोनों देशों को शामिल कर दिया है। साथ ही इससे बाहर जो किया है वो जमाइका व तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, पर पिछले साल उसको भी बाहर कर दिया था। तो दोस्तों FATF अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली छोटे एग्जामों के लिए तो फुल फॉर्म बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अभी आगे देखते हैं कुछ और एक क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले होगा तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया, आगे देखते हैं तो सबसे पहले इसमें चलते हैं। कंट्री है मॉरिशस, जिसकी कैपिटल है दोस्तों पोर्ट लुइस। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि अब आप लोगों को कैपिटल भी साथ में, कोई भी देश के बारे में चर्चा होगी
तो कैपिटल के बारे में भी आपको हम चर्चा करेंगे। तो जैसे देखते हैं मॉरिशस, जिसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस की प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल, और साथ ही दोस्तों इसकी जो करेंसी है वो मॉर्सियन रूपी है। ठीक है रूपी में, और उसके आगे मॉर्सियन रूपी लगा हुआ है। तो चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में दोस्तों इसलिए है कि अभी मॉरिशस और इंडिया ने 8 MOU साइन किए हुए हैं, इसलिए चर्चा में थे मोदी जी और वहां के प्रेसिडेंट, दोनों लोगों ने मिलकर ये 5 MOU पे साइन किया है। साथ ही जब मोदी जी गए वहां पे तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है अभी तक का, तो जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो देखो अपने आप में ही एक मॉरिशस का सबसे बड़ा अवार्ड है उनके देश का, और ये दिया गया है की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस नजरिए से मॉरिशस के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगला दोस्तों देखते हैं बिम्स्टेक, जिसकी अभी 6वीं मीटिंग हुई थी दोस्तों। 6th मीटिंग में पीएम मोदी गए हुए थे, 6th मीटिंग में, 6वीं मीटिंग में। ठीक है, पीएम मोदी जी 2 से 4 अप्रैल के बीच में थाईलैंड गए, और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पे इसका आयोजन हो रहा था। तो वहां पे दोस्तों गए और वहां पे हिस्सा लिया। साथ ही दोस्तों जब गए तो सीधे थाईलैंड गए। ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्री है, देख रहे हैं हम। वहां से आते वक्त मोदी जी सीधे पहुंचे श्रीलंका। इस बिम्स्टेक के बाद मोदी जी पहुंचे श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने बताया है। और वहां पहुंचते इन्होंने वहां पे वहां का यानी श्रीलंका का जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है मित्र भूषण, मित्र भूषण पुरस्कार ये लेते हैं वहां के प्रेसिडेंट दिसनाइके जी। मोदी जी को अपना मित्र भूषण अवार्ड देते हैं, और फिर वो इंडिया इस तरह से बिम्स्टेक से। तो आपको याद रखना है कि जब बिम्स्टेक में जाते हैं उसी समय जब वहां से वापस आते समय श्रीलंका विजिट करते हैं, और वहीं पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट दिसनाइके जी मित्र भूषण, जो कि श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, उससे विभूषित करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोनों हमारे जो कंट्री हैं पड़ोसी, उनसे जो रिलेशन है वो इस तरह से निकल के आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोस्तों पहले तो इसको आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि ये 18वां यानी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं, और आपको पता है कि गांधी जी मैक्सिमम टाइम कहां रहे? साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों इस बार जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो 8 जनवरी से 9 जनवरी तक था, जिसमें 9 तारीख को पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं, और साथ ही जो मनाया गया ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी आपके लिए। अगला देखते हैं 4th मनी फॉर टेरर सम्मेलन, यानी 4थी मीटिंग थी। इसके ऊपर थी ये नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। मतलब कहने का ये मतलब था नो मनी यानी पैसा नहीं देना है, किससे लिए? टेरर आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त देशों को पैसा नहीं देना है। उसके लिए दोस्तों ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि म्यूनिख जर्मनी में आयोजन किया गया था। दोस्तों इंडिया की तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बड़े एग्जामों में कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में इंडिया की तरफ से किसने हिस्सा लिया? एस जयशंकर, पीएम मोदी, नित्यानंद राय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसमें हिस्सा लिया था, और यह सम्मेलन 13 फरवरी 2025 को म्यूनिख यानी जर्मनी में किया गया। इस पे जो देश टेरर को फैलाया यानी आतंकवाद गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं उनके खिलाफ नो मनी सम्मेलन का आयोजन किया गया।
उसके तहत जब यहाँ भी कोई एक्शन लिया जाएगा तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया FATF, उसके तहत उस देश को अगर टेरर सम्मेलन या टेरर फंडिंग में उसका नाम मिलता है, उसको ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, जिससे उसका पैसा रोक दिया जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला महोत्सव भी कह सकते हैं, जो कि 17 से 23 दिसंबर 2024 तक हुआ था और यह भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में मनाया गया। इसमें उद्देश्य क्या था इसका, तो लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, यानी वनों के माध्यम से महिलाओं को कैसे सशक्त कराना है, उसके लिए था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 13वां राष्ट्रीय बीज पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सम्मेलन तो हो गया और बीजों का बंटवारा भी हो गया, पर जिसने ये बीज इस्तेमाल किया, जिसकी सफर गेहूं का बीज जो हुआ है, उसने बिल्कुल उपज नहीं दिया है, जिससे कई किसानों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। तो 2024 में ये 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस सम्मेलन 2024 बनारस में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2024 में, जिसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि ये जो बीज का था, जब सम्मेलन तो होता है वहां बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, पर उसका टेक्सचुअल में इस्तेमाल करने के बाद क्या नतीजा निकलता है वो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा, इसलिए हमें इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बनता हुआ क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो सीधा आंसर है आपके सामने आयुष मंत्रालय के द्वारा। साथ ही दोस्तों 18 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। कब? 18 मार्च 2025 को, जिसमें थीम थी सेवा की भावना। कैसी सेवा की भावना? केंद्रीय कर्मचारियों में जन भावना विकसित करना, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी उनमें आदमियों के प्रति, किसानों के प्रति और देश सेवकों के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न करना, उसी से संबंधित था राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। दोस्तों तो इस तरह से ये आपके 4-5 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको हम कुछ योजनाएं और उससे संबंधित जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, यहां देखते हैं एनएलएक्स पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत की पोजीशन कितनी है? 85। 2025 की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला इस पे टॉप पे कौन होगा? तो पासपोर्ट के मामले में सिंगापुर लगातार टॉप कर रहा है, सिंगापुर। तो दोस्तों ये सोचने का वो नहीं। अगला आ रहा है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। भ्रष्टाचार में हम किस नंबर पे है? 96 नंबर पे हैं। देख लीजिए अभी लमसम हम अपने आप को 51-52% भ्रष्ट पा रहे हैं। अगर 193 कंट्रियों की लिस्ट में देखें और हम हैं 96, तो लमसम यही डाटा निकल के आ रहा है। अगला है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें हम हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम 10वें नंबर पे हैं। और नंबर 1 पर है डेनमार्क, यानी नंबर 1 नहीं, 1, 2, 3 तीनों कोई किसी को नहीं मिला, चौथा मिला है और चौथा जो मिला है वो डेनमार्क को, यानी चौथे नंबर पे डेनमार्क है। अभी बताया था इसकी कैपिटल कोपेनहेगन। करेंसी याद हो तो बताओ दोस्तों, डेनमार्क की डेनिश क्रोन। इस तरह से आपको याद रखना है कैपिटल और करेंसी। अगला जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसमें है 6वें नंबर पे इंडिया और पहले पे है डोमिनिका, ये फर्स्ट पे है। ग्लोबल फायर पावर, देखो फायर पावर, सीधे फायर पावर, लड़ाई झगड़ा से संबंधित को फोर्थ हमारे कितने नंबर पे क्या है, ये सारा कुछ 4th नंबर पे हम ग्लोबल फायर में। उसके बाद है फर्स्ट साइबर अपराध सूचकांक। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 और फर्स्ट पे है तो है रूस। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए साथ में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट,
विश्व आय गुणवत्ता रिपोर्ट, जिसको IQVIA के द्वारा किया जाता है, इसमें हम तीसरे नंबर पे हैं। विश्व आर्थिक रैंकिंग, विश्व आर्थिक रैंकिंग बताइए, विश्व आर्थिक रैंकिंग में हम 55 नंबर पे हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 58 नंबर पे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे इंडेक्स थे, सूचकांक थे। हमने अभी आपको जब जैसे जैसे पढ़ाने हैं आपको इस साल के यानी 2025 के मैक्सिमम सूचकांक कवर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था हैंडले पासपोर्ट 85, भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 96, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 10, जलवायु जोखिम 6 नंबर पे। देखना दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। अगला है ग्लोबल फायर इंडेक्स, जिसमें 4th नंबर पे है। फर्स्ट साइबर अपराध सूचकांक, जिसमें पहला है साइबर अपराध, तो इसमें हम 10 पे, फर्स्ट पे उस पे है। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 3 नंबर पे है, विश्व आर्थिक रैंकिंग में 5 नंबर पे है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 58 नंबर पे है। तो दोस्तों इसमें था, और साथ ही इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट, हाँ, विश्व 10वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो दोस्तों बहुत बुरी हाल है, 151। किसके द्वारा यह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता है, बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर्स। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को ये याद करके रखना है। अब आप देखें कि कुछ छोटी छोटी सी योजनाएं जो लिखी हुई हैं किससे क्या संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले पीएम लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों पीएम लक्ष्मी योजना में जो उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी जाते हैं उनके लिए ऋण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से पीएम लक्ष्मी योजना, जो कि अगर ध्यान देने लायक बात है तो इसमें बस एक ही बात ध्यान देने लायक है, ये NEP 2020 का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसकी यह एक योजना है। अगला देखेंगे दोस्तों भास्कर भारत स्टार्टअप, तो जिसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस एंड रजिस्ट्री। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है पीएम स्वराज। पीएम स्वराज में क्या है, पीएम मोदी जी ने इसको 13 मार्च 2025 को उसका उद्घाटन किया था। काम क्या है इसका, SC ST पिछड़े बच्चों को ऋण की व्यवस्था करना, ऋण की व्यवस्था करना। किस मंत्रालय द्वारा यह है, तो सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय की है। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। अगला है दोस्तों भुवन, कहीं कहीं लिखा आता है भुवन पंचायत योजना दोस्तों, तो इसरो की योजना है दोस्तों। इसरो इसमें पंचायत राज में होने वाली टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बारे में करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला दोस्तों ई दाखिल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा ई दाखिल किससे संबंधित है। तो जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें कस्टमर की शिकायत को आसान बनाने के लिए, कस्टमर की शिकायत को आसान बनाने के लिए हमें ई दाखिल किया जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से अगला है शहर योजना। तो आपसे बस ये पूछा जाता है शहर योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये भी शिक्षा के ऊपर मिलने वाले ऋण से संबंधित है, यानी शिक्षा ऋण से संबंधित है। उसके बाद अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है आदिति योजना। आदिति योजना दोस्तों ये है रक्षा मंत्रालय के उत्पादन से संबंधित आदिति।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सारी योजनाएं भी हमने कवर कर ली, साथ में जो मोटे मोटे पॉइंट थे उनको भी कवर कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से आज के क्लास का समापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।